हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग स्टूडियो में। साथियों, आज हम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम रेलवे के होते हैं साथियों, उसी में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं पे चर्चा करने वाला हूं साथियों। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो उससे पहले जो साथी भाई चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन की घंटी आएगी, आप लोग उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए साथियों, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सोनोमीटर, बी ऑप्शन है अमीटर, सी ऑप्शन है आपका आइडियोमीटर और डी ऑप्शन है आपका निम्न में से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोनोमीटर, अमीटर, आइडियोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आइडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। तो आइडियोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें साथियों आपका एमीटर दिया गया है जो विद्युत धारा को मापता है, एमीटर। और सोनोमीटर दिया गया है साथियों, यह भी प्रत्यावर्ती धारा जो तीव्रता होती है उसी के मापता है, तो सोनोमीटर का यूज किया जाता है। आइडियोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सूक्ष्म सेल क्या है। तो बताइए सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल है या फिर द्वितीयक सेल है या फिर चतुर्थक सेल है और या फिर निम्न ऑप्शन में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूक्ष्म सेल साथियों, आप लोग जानते होंगे कि सूक्ष्म सेल क्या होता है। सूक्ष्म सेल वह होता है साथियों, यह प्राथमिक सेल एक प्रकार का होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है, जिसको एक बार अगर वह डिस्चार्ज हो गया तो उसे आप पुनः चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है साथियों, उसको हम अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। यानी सूक्ष्म सेल क्या होता है साथियों, सूक्ष्म सेल होता है प्राथमिक सेल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। साथियों, जो सेल आते हैं साथियों, प्राथमिक सेल बहुत हैं। लेक्लांचस सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ये सब प्राथमिक सेल होते हैं। सूक्ष्म सेल हो गया, ये सब प्राथमिक सेल हैं। लेकिन जो सीसा संचयक सेल होता है, ये सब साथियों द्वितीयक सेल होता है। एक होता है एडिशन सेल, तो यह सब द्वितीयक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक सेल। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है वेबर, बी ऑप्शन है आपका टेस्ला, सी ऑप्शन है आपका वाट और डी ऑप्शन है एम्पियर। तो इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स यूनिट किसकी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है साथियों, वेबर होती है। उसके बाद आप लोग जानते हैं धारा का मात्रक एम्पियर होता है और टेस्ला होता है चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है साथियों। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, बी ऑप्शन है आपका वाट, सी ऑप्शन है आपका किलोवाट और डी ऑप्शन है आपका किलोवाट घंटा। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है साथियों। तो साथियों, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, बी ऑप्शन है आपका ओम, सी ऑप्शन है आपका एम्पियर और डी ऑप्शन है आपका वाट। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, जो भाई साथी इस चैनल पे नए आ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत बेस्ट चैनल है साथियों, जिसे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लेके आया हूँ साथियों, जिसमें मैंने साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चनों को मैं इस पे पढ़ाता हूँ साथियों। तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, चलिए चलते हैं, देर न करते अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है।
तो साथियों प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वायुमंडल में बादलों के तरने का क्या कारण है, बताइए। वायुमंडल में बादलों के तरने का कारण क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कम ताप, बी ऑप्शन है आपका कम वेग, सी ऑप्शन है आपका कम दाब और डी ऑप्शन है आपका कम घनत्व। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तरने का कारण क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कम घनत्व। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उनका कारण क्या है साथियों? कम घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कम घनत्व। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, बताइए। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मायोपिया, बी ऑप्शन है आपका मोतियाबिंद, सी ऑप्शन है आपका रतौंधी और डी ऑप्शन है आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मानव दूरदृष्टि दोष पूछा गया है, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा साथियों हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मायोपिया होता है साथियों निकट दृष्टि दोष के लिए, और लेकिन दूरदृष्टि जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, इंग्लिश नाम है साथियों हाइपरमेट्रोपिया। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मायोपिया से क्या तात्पर्य है। देखिए आ गया क्वेश्चन ना। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दीर्घ दृष्टि, बी ऑप्शन है आपका निकट दृष्टि, सी ऑप्शन है आपका वर्णांधता और डी ऑप्शन है आपका रतौंधी। तो साथियों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हैजा, बी ऑप्शन है आपका प्रतिस्याय, सी ऑप्शन है आपका चेचक और डी ऑप्शन है आपका शीत ज्वर। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो संक्रामक जल संक्रामक रोग कौन सा है, तो आपका हैजा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 20 सेमी, सी ऑप्शन आपका 24 सेमी, डी सी आपका 25 सेमी और डी ऑप्शन है आपका 15 सेमी। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 25 सेमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो टिबिया अस्थि डॉट 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 में होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कपाल, सी ऑप्शन है आपका भुजा, सी ऑप्शन है आपका पैर और डी ऑप्शन है आपका जांघ। तो बताइए टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो टिबिया अस्थि किस में पाई जाती है, तो पैर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अंधापन, बी ऑप्शन है आपका रिकेट्स, सी ऑप्शन है आपका जनन क्षमता में कमी और डी ऑप्शन है आपका बेरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, बी ऑप्शन है तिल्ली, सी ऑप्शन है आपका वृक्क और डी ऑप्शन है आपका अग्न्याशय। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी अग्नाशय। अग्नाशय के अंग जो होता है साथियों, अगर वह दोषपूर्ण हो जाए और कार्य करने में मधुमेह रोग हो जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी यानी अग्नाशय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है।
तो बताइए किसकी बीमारी एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किसकी है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कानों की, बी ऑप्शन है आपका आँखों की, सी ऑप्शन है आपका नाक की और डी ऑप्शन है आपका गले की। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी किसकी है साथियों? तो आँखों की। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सार्स SARS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सीवियर एक्यूट रिस्पांसरी सिंड्रोम, बी ऑप्शन है आपका सेंसिटिव एक्यूट रिस्पांसरी सिंड्रोम, सी ऑप्शन है आपका सेक्रेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और डी ऑप्शन है आपका सार्स एक प्रकार का पक्षी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो SARS यानी सार्स का फुल फॉर्म क्या होगा साथियों? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हार्टिकल्चर, बी ऑप्शन है आपका हीरोकल्चर हॉर्टिकल्चर और सी ऑप्शन है आपका पोमोलॉजी और डी ऑप्शन है आपका फ्रेनियोलॉजी। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गुद्देदार पुष्पासन, बी ऑप्शन है आपका बीजाणु, सी ऑप्शन है आपका दोनों और डी ऑप्शन है आपका कली। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुद्देदार पुष्पासन यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कैरोमल का, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है आपका कार्नोलाइट का, सी ऑप्शन है आपका ब्रेजिंग का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या साथियों? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही बताइएगा ऑफलाइन कमेंट में, मैं आप लोगों का आंसर देखूंगा साथियों। तो साथियों आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए साइंस के रिवीजन चैप्टर के साथ। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद,